राजस्थान के कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने 3-3 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार कोटा में किसकी लहर चल रही है और वहां चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची कोटा। और सबसे पहले उत्तर कोटा विधानसभा सीट के इंदिरा मार्केट जाकर लोगों के मन की बात जानी। ये इलाका बेहद पुराना है और यहाँ काफी ट्रैफिक रहता है। कोटा उत्तर वही इलाका है जहाँ से राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल और बीजेपी के प्रहलाद गुंजल के बीच सीधा मुकाबला है। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की, जो मुझे बताया गया है, एक उसका जो समाधान है वो निकालने की कोशिश की गई कि जो 2 व्हीलर के लिए जो पार्किंग है वो यहाँ पर करी गई है। ये पार्किंग बनने से क्या फायदा हुआ? ये पार्किंग बनने से यहाँ रोडों पे जो मोटरसाइकिलें लगती थी ना, वो बहुत काफी कम हो चुकी है। 5 सालों में इंदिरा मार्केट इलाके में लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया, इस सवाल का जवाब भी मिला। 5 साल में क्या क्या हुआ? पहले तो ये मोटे मोटे तौर आपके इलाके के लिए। इस इलाके में हमें सबसे पहले तो हमें पानी की लाइनें डली हमारे मोहल्ले में। अच्छा, पहले नहीं थी? पहले थी, लेकिन वो परेशानी आता था जो आना चाहिए था। अच्छा। लोगों का कहना है कि उत्तर कोटा के इंदिरा मार्केट इलाके में ही सड़कें बनाई गई हैं। जहां ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है वहां कोई काम नहीं किया गया। जो एंक्रोचमेंट है, जो रोड का जो चौड़ा करना चाहिए था या उसको वाइड करना चाहिए था, वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखी गई है। लाइक हम लोग एक बात करें, कोटा का मेन चौराहा है एरोड्राम सर्कल, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको राइट हैंड टर्न पर आपको घूमने के लिए आपको नेक्स्ट चौराहे पे जाने पड़ेगा। उत्तर कोटा में कांग्रेस विधायक और मंत्री शांति धारीवाल ने करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बनवाया। लोगों का कहना है कि देश में ऐसा भव्य रिवर फ्रंट बहुत कम है। लेकिन इसी के साथ लोगों के रिवर फ्रंट से जुड़े कई आरोप भी हैं और सबसे बड़ा आरोप चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण में भ्रष्टाचार का लगता है। मेरे ठीक बगल में आपको मैं वो दिखा रहा हूँ, चंबल रिवर फ्रंट, जिसको बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पे देखा जा रहा है। हेडलाइन मेकिंग ये रही, लेकिन इसके अलावा जो लोगों के आरोप हैं, कई तरह के आरोप हैं। पहला आरोप है कि ये इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और सीधे तौर पर उसमें जो विधायक हैं और मंत्री हैं मौजूदा शांति धारीवाल, उनका नाम भी इसके साथ जोड़ा गया। यार का आरोप तो मैं चौराहे पर खड़ा होकर 5 साल से लगा रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है। बाद में उनके एक मंत्री ने कहा कि शांति धारीवाल के यहाँ तो कमीशन के बिना कोई काम ही नहीं होता। जब से कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बना है, तब से पर्यटकों की वजह से ऑटो रिक्शा वालों की कमाई बढ़ी है, लेकिन ये तब तक है जब तक रिवर फ्रंट की एंट्री फ्री है। चंबल रिवर फ्रंट सिर्फ 2 महीने के लिए कोटा वासियों के लिए फ्री है, ठीक है। जब तक फ्री है तब तक पब्लिक जाएगी। उसके बाद 200 रुपये टिकट है, कौन जाएगा? आपके घर में 5 फैमिली है, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया मैं घुमा के लाऊं, 1000 रुपये तो टिकट आप अंदर का दोगे। रिवर फ्रंट के मेंटेनेंस पर भी सालाना भारी भरकम रकम खर्च होगी और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर की कंपनी को दिया गया है। कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ देश भर से छात्र कोचिंग लेने आते हैं। कोटा में कोचिंग ने एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। लेकिन उसके साथ ही कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तैयारी कर रहे छात्रों में बढ़ते तनाव की वजह से खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं के लिए भी बदनाम हो गया है। साल भर में 50 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। तो 50 बच्चे हैं तो सर पहले कभी किसी टाइम पे 50,000 बच्चे पूरे शहर में होते थे। आज 5 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे हैं, तो आप वो वॉल्यूम बढ़ गया। कोटा की कोचिंग फैक्ट्री से निकलकर जी मीडिया की टीम कोटा के कपड़ों के मेन मार्केट पहुंची। ये मार्केट 20 साल पुराना है। शांति धारीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करवाया है। शांति धारीवाल जी ने इन 5 सालों में जो कोटा की कायाकल्प करी है, जो नक्शा बदला है। यहाँ के कारोबारियों का कहना है कि कोटा का कारोबार और पर्यटन उद्योग और बढ़ सकता है अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाए। कोटा की कई मांगों में सबसे बड़ी मांग एयरपोर्ट की भी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद कोटा से सांसद हैं, लेकिन वो भी कोटा में एयरपोर्ट अभी तक नहीं बनवा पाए। इसलिए शहर के कारोबारियों के मुताबिक शहर में एयरपोर्ट न होना आज भी मुद्दा बना हुआ है। कोटा डोरिया साड़ी से लेकर कोटा स्टोन तक का इतना बड़ा बाजार है कि बाहर के लोग रोजगार करने कोटा आते हैं, लेकिन एयरपोर्ट न आने से कई लोग कोटा आने से कतराते हैं। उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस जो यहाँ आते हैं, जो बिजनेस देते हैं हम लोगों को, इससे व्यापार आगे बढ़ता है। भाई औद्योगिक नगरी तो रही नहीं है भाई, अभी पर्यटक नगरी में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे। तो हम ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एयरपोर्ट जितनी जल्द से जल्द हो सके यहाँ लाया जाए। कोटा में रियासत काल में जो जमीन दी गई थी उस पर एरोड्रम बना हुआ है, लेकिन इस पर रेगुलर फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। हवाई पट्टी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। दक्षिण कोटा की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी का दबदबा रहता है। यहाँ तक कि तीनों सीटों पर बीजेपी विधायक ही हैं। दक्षिण कोटा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा विधायक संदीप शर्मा को टिकट दिया है। और लोग कहते हैं कि ओम बिरला के कहने पर उन्हें टिकट दिया गया है, क्योंकि यहीं से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांसद बने हैं। कोटा
ये नहीं अपितु हाड़ौती और क्या राजस्थान की सब विधानसभाओं के साथ पक्षपात जैसा किया गया। जहां कांग्रेस के विधायक थे वहां कुछ विकास हुए, लेकिन जहां प्रतिपक्ष के लोग थे वहां शून्य विकास हुए हैं। संदीप शर्मा का मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस की उम्मीदवार राखी गौतम से है। ये सबको पता है कि संदीप जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, स्पीकर साहब लड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक डमी कैंडिडेट है, जैसा लास्ट टाइम पे भी थे वो। पिछले विधानसभा चुनाव में संदीप शर्मा ने राखी गौतम को हराया था। इस बार वही बीजेपी का माहौल ज्यादा है। अच्छा, और सरकार देखो, सरकार तो बदलते हो ना आप लोग? बदलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कार्य किया गहलोत ने तो रिपीट होना चाहिए। अच्छा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोटा में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन गहलोत से भी नाराजगी नहीं है। हैदराबाद के नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में एमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि दोनों पार्टियों की राजनीति नफरत पर टिकी है। ओवैसी ने कांग्रेस नेताओं और आरएसएस में नजदीकी का भी आरोप लगाया। तेलंगाना का कांग्रेस का अध्यक्ष है वो आरएसएस का है और आज कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भगवत के पास है। वहीं ओवैसी ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। I wish and hope that Mr. Amit Shah goes to Adilabad, Khammam and Warangal and stands in the midst of all the Adivasis and tells them that we are going to implement uniform civil code. तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। उधर तेलंगाना दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगांव में एक सभा की। इस दौरान अमित शाह ने न सिर्फ ओवैसी की पार्टी पर बल्कि केसीआर और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और तीनों पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इन नामों का मतलब भी समझाया। देखिए, 2G का मतलब है 2 जनरेशन, केसीआर और केटीआर। 3G का मतलब है 3 जनरेशन, ओवैसी की पार्टी। और 4G का मतलब है कांग्रेस पार्टी। अमित शाह ने कहा कि ये विधानसभा का चुनाव तेलंगाना का भविष्य तय करेगा। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर हर साल 17 सितंबर को शहीदों के सम्मान में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने करीमनगर में सभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो इस समय हम आपको बता दें कि ये जो आग है इस पर काबू पा लिया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे राजस्थान के साथ साथ तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। जी किशन रेड्डी ने सनत नगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के लिए चुनाव प्रचार किया। रैली में जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है। राजस्थान के जालौर में बीजेपी प्रत्याशी पूराराम चौधरी की जनसभा में विरोध के सुर सुनाई दिए। लोगों ने भीनमाल से लगातार 3 बार के विधायक पूराराम चौधरी से बीते 15 साल के विकास कार्यों का हिसाब मांगा। बीजेपी विधायक पर विरोध कर रहे लोगों को धमकाने का भी आरोप लगा। देश की हिफाजत में तैनात जवान भी लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा ले सकेंगे। राज्य से बाहर तैनात अधिकारियों समेत सुरक्षा बल और सेना के जवान ई पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल पाएंगे। इन्हें सर्विस वोटर का नाम दिया गया है। राजस्थान में 1,42,221 ई पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं। एनसीपी के नाम और निशान को लेकर आज से 3 दिन तक चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। शरद पवार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील देंगे, जबकि अजित पवार गुट की तरफ से नीरज कौल और मनिंदर सिंह पक्ष रखेंगे। गोलीबारी की 2 घटनाओं से आज बिहार दहल गया। पहली घटना लखीसराय की है, जहां आपसी विवाद में हुई गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक शशि भूषण झा के परिवार वाले छठ पूजा के बाद घर लौट रहे थे, तभी आरोपी आशीष चौधरी मौके पर पहुंचा और उन लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। छापामारी चल रही है। आशीष चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पूरी जिला की पुलिस लगी हुई है। हादसे में घायल 4 में से 3 की हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। बिहार के लखीसराय के साथ ही वैशाली में हुई गोलीबारी की घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय की घटना को नरसंहार करार दिया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है
अपराधी को, मर्डरर को बचाया जा रहा है। वहीं जेडीयू ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इन दोनों घटनाओं ने बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़ा कर दिया।